अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के सामने एक नया मुद्दा उछाला है। उन्होंने बीजेपी पर जाट समाज के साथ किए गए वादे को नहीं पूरा करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राजनीतिक जमीन खिसक रही, इसलिए जाट याद आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बीजेपी पर जाट समाज के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वादे के बावजूद जाटों को केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने बीजेपी के जाट नेता और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा सामने आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। तो दिल्ली में पहले महिलाओं, फिर बंगले और अब जाट समाज के अपमान को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के सामने है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार फिर एक नई खिचड़ी पका रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में शरद पवार ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा करते वक्त आरएसएस की तारीफ की। विधानसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा करते हुए शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी की हार के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। समीक्षा बैठक में पवार ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव में जमकर काम किया। बीजेपी और संघ के मैनेजमेंट की वजह से ही उनको जीत मिली। संगठन की प्लानिंग अच्छी थी। उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, जिसका उनको फायदा मिला। तारीफ नहीं कह सकते, उनके काम की पद्धति के बारे में उन्होंने बोला, उसको तारीफ नहीं कह सकते आप। आखिरी दम तक शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ये क्यों नहीं बताते आप? किसी की तारीफ करना यानी उसके गले में हाथ डालना, ये राजनीति का नया समीकरण बन गया है। शरद पवार के हर एक बयान को उनके राजनीतिक खेल से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आरएसएस की तारीफ को शरद पवार के बदलते रुख का संकेत माना जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जोड़ने वाली कड़ी शरद पवार ही हैं। इनमें से कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो बीजेपी या आरएसएस से हाथ नहीं मिला सकती, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नए साल में भी उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। वैसे सच तो यह है कि पवार पहले भी आरएसएस की तारीफ कर चुके हैं। पवार की पहचान ऐसे नेता की है जो अपने विरोधियों की भी तारीफ करते हैं और सभी दलों के नेताओं के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन पवार ने अब तक बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाया है। शरद पवार के अगले सियासी दांव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यूपी के संभल में साल 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों की फाइल एक बार फिर से खुलने वाली है। संभल जिला प्रशासन अगले एक हफ्ते में इस सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी जानकारियां राज्य सरकार को देने वाली है। ये चिट्ठी 7 जनवरी की है। इसमें संभल की हिंसा को लेकर रिपोर्ट शासन को देने की बात कही गई है। दरअसल यूपी विधान परिषद के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने 17 दिसंबर को नियम 115 के तहत सरकार से संभल में 1978 में हुई हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विधानसभा के विधान परिषद के सभापति जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उस पर जांच तलब की है और जॉइंट कमेटी प्रशासन की और पुलिस की बनी है जो इस पर जांच करेगी। एमएलसी भले जांच की बात कर रहे हों, लेकिन संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जांच की बात को अफवाह बता रहे हैं। 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। साल 1978 में संभल मुरादाबाद जिले का एक कस्बा था। तब वहां एक बड़ा दंगा हुआ। सरकारी दस्तावेजों में 24 लोग मारे गए थे, लेकिन दावा 184 हिंदुओं के मारे जाने का होता रहा है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बयान दिया था। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी। 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे।
संभल हिंसा की जांच की बात जैसे ही सामने आई, वैसे ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। प्रशासन भले जांच की बात को अफवाह बता रहा हो, लेकिन जाहिर है जानकारी निकाली जाएगी तो फाइल खुलेगी, और जब फाइल खुलेगी तो कई ऐसे तथ्य निकलेंगे जिसको लेकर राजनीतिक गहमा गहमी बढ़ सकती है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में तैयारियों का फाइनल निरीक्षण करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने साधु संतों से भी मुलाकात की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र और मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर घाटों का निरीक्षण किया और क्रूज से संगम क्षेत्र में दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। सीएम ने कहा कि महाकुंभ में दुनिया भर से लोग आएंगे, ऐसे में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। सीएम योगी ने सभी 13 अखाड़ों का भी दौरा किया और साधु संतों से मुलाकात की। सीएम ने संतों को आश्वस्त किया कि महाकुंभ के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तिरुपति में बैकुंठ द्वार के दर्शन के लिए टोकन लेने की लाइन में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। अब इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद वेंकटेश को बैकुंठ द्वार सर्व दर्शनम का टोकन मिल सका। फिर उसने अपनी पत्नी शांति को खोजना शुरू किया। भगदड़ के एक वीडियो में उसने उसे देखा। उसकी पत्नी जा चुकी थी। वो उन 6 लोगों में शामिल थी जिन्होंने इस भगदड़ में अपनी जान गंवाई। मुझे टोकन मिल गया था, मैं हर जगह उसे खोज रहा था। तभी मुझे भगदड़ का वीडियो दिखा। मुझे पता चला कि वो नहीं रही। ये भगदड़ तब हुई जब सर्व दर्शनम के टोकन के लिए कतार में खड़े हजारों लोग अचानक आगे की ओर टूट पड़े। जब दरवाजा खुला, जबकि दरवाजा एक बीमार महिला को ले जाने के लिए खुला था। तमिलनाडु के सलेम की मल्लिका का परिवार मानता है कि पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रही। उनका आरोप है कि पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाने या मेडिकल मदद दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसे ले जाओ, लेकिन मदद नहीं की। भगदड़ में उसका कूल्हा टूट गया था। उसे हमें ऑटो में अस्पताल ले जाना पड़ा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूछा है कि कहां गड़बड़ी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? आपको जवाब देना होगा। कोई बहाना नहीं। हर किसी को प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए काम करना है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो इसे आपको पूरा करना है। वाईएसआर कांग्रेस का कहना है कि इसकी राजनीतिक जवाबदेही तय हो। Because of government failure, ये प्रशासन की नाकामी है। टीडीपी और मुख्यमंत्री को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार ने मृतकों के परिजन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। असम के डीमा हसाओ जिले में पानी में डूबे हुए कोयले के खदान में मजदूरों की खोज
का आज चौथा दिन है। ये खोज इतना आसान नहीं है। डूबे हुए कोयले के खदान से पानी निकालने का प्रयास पूरे दिन भर चला, मगर पानी का स्तर गिरता नहीं दिख रहा है। देश के भीतर मिलने वाले ये सबसे आधुनिक सबमर्सिबल पंप है। इन्हें नागपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए उस सुदूर जगह लाया गया है ताकि खान से पानी निकाला जा सके। सोमवार को इस खान में पानी भर गया और कई मजदूर फंस गए। पानी निकालने की कोशिश अब तक नाकाम रही है। पानी जब तक हम कम नहीं कर सकते या पानी को पूरा डिवोटरिंग नहीं कर सकते, तब तक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। एनडीआरएफ, नौसेना और सेना के गोताखोरों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। पानी कीचड़ भरा है, शायद नए पंपों से मदद मिले। खानों के भीतर पूरी तरह अंधेरा है, पानी गंदा है और तेजाबी है। पानी घट नहीं रहा, खान का कोई नक्शा नहीं है। ये सब भारी चुनौतियां हैं। जिन गरीब परिवारों के अपने इस खान में फंसे हुए हैं, उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। 27 साल के लिजन मागर ने रैट होल में उतरने से पहले अपनी पत्नी जुनू से बात की। उसके बाद से जुनू का अपने पति से कोई संपर्क नहीं हुआ है। उसकी फिक्र है कि अब उसके 2 साल के बच्चे का क्या होगा। परिवार के लिए रोटी कमाने वाला इकलौता सदस्य गुम है। 4 दिन हो गया, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। नानी भी बीमार है, इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आएगा बोल के। मध्य प्रदेश में करोड़ों की काली कमाई का कथित सरगना परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा कहां है? 3 केंद्रीय राज्य की एक जांच एजेंसी छापे के 3 सप्ताह बाद भी खाली हाथ हैं। लोकायुक्त से लेकर प्रवर्तन निदेशालय, करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में जांच को ही करप्ट बताया जा रहा है। जिस तेजी से सौरभ की काली कमाई की बरामदगी के बाद मामला सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सौरभ की लोकेशन को लेकर चुप्पी साध ली है। डीआरआई, ईडी, इनकम टैक्स और लोकायुक्त की पकड़ से सौरभ बाहर है। सौरभ शर्मा को लोकेशन पर पाया सर, कहां है सौरभ शर्मा? अभी कोशिश की जा रही है, अभी लोकेशन अभी मिला नहीं। सौरभ के ठिकानों से हुई बरामदगी में सूबे में सियासी हलचल भी तेज है। सरकार और विपक्ष में तीखी बयानबाजी हो रही है। कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है, मेरा नाम तो कभी नहीं होगा। पहले दिन से लगाकर आज तक चेक बैरियर भी हम नहीं बंद किए थे और किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर इस मामले की परतें खुलेंगी तो पूरी सरकार लपेटे में आ जाएगी और इसके चलते इस मामले को गवर्नमेंट ही दबाने की कोशिश कर रही है। सौरभ शर्मा केस में विपक्ष एक लाल डायरी पर सवाल उठा रहा है। ये भी आरोप है कि कुछ पूर्व कद्दावर मंत्रियों ने सौरभ की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। राजस्थान में स्कूलों के एकीकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गहलोत सरकार द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वर्तमान सरकार का तर्क ये है कि कहीं तो टीचर्स नहीं है तो कहीं बच्चे ही स्कूल से गायब हैं। एक स्कूल, 2 कक्षा और एक ही अध्यापक। उदयपुर के गोवर्धन विलास के इस सरकारी स्कूल में 39 बच्चे हैं। 2 कक्षा में 1 से 5वीं के बच्चे बैठाए गए हैं और एक ही शिक्षिका के आधार पे इस स्कूल को अंग्रेजी माध्यम बना दिया गया। यहाँ पे 5 शिक्षकों की होनी चाहिए, बट मैं अभी सिंगल ही हूँ। वैसे इंग्लिश मीडियम के अभी एग्जाम्स वगैरह हुए हैं, हो सकता है कि अब ये टीचर्स दें हमको। फिलहाल मैं अभी सिंगल टीचर हूँ। 6ठी क्लास बनी ना, 6th क्लास तो गवर्नमेंट का मतलब बोलना पड़ता है। दूसरी क्लास बना हमारे अलग, इसलिए कि सबके क्लास होनी चाहिए अलग अलग और टीचर भी होने चाहिए अलग अलग। दूसरा नजारा है जोधपुर की इस ढाणी का, जहाँ स्कूल में एक भी बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन शिक्षक 4 हैं, इसलिए स्कूल का अब एकीकरण कर दिया गया है। ऐसा ही कुछ नजारा है गंगानगर से 100 किलोमीटर दूर भोजावाली की रुई गांव में। यहाँ पिछले 1 साल से एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ 2 टीचर्स की नियुक्ति है और वो रोज स्कूल आती हैं। अभी फिलहाल तो सर एक भी नामांकन नहीं है, 0 नामांकन है। ये 1990 से स्थापित है सर। राजीव गांधी पाठशाला था, ये बाद में प्रमोट होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय हो गया है। करीब करीब हर जिले में इस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है।
कहीं टीचर्स नहीं है तो कहीं स्टूडेंट्स ही गायब हैं। बाड़मेर के हेल पोतरों गांव की ढाणी में प्राइमरी स्कूल चलता है जो अब 7वीं तक हो गया है। यहाँ प्रिंसिपल सहित 8 पदों की स्वीकृति है, लेकिन सिर्फ 4 शिक्षकों की ही पोस्टिंग है। इसके पास मगन सिंह विदा की ढाणी के स्कूल में 14 विद्यार्थी हैं, लेकिन उपस्थिति सिर्फ 4 छात्रों और 2 शिक्षकों की है। राजस्थान सरकार ने अब इस तरह के 190 स्कूल बंद कर दिए हैं, जिनमें से 169 का एकीकरण हुआ है और 21 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर्याप्त एडमिशन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। लेकिन साफ है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने की अब सख्त जरूरत है। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर ट्रैफिक तेजी से बढ़ा है। बीते साल तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने यहां से आवाजाही की। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बढ़ी हैं। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन। तभी यह महसूस किया गया था कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ रहा है। अब केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल में 4 करोड़ लोगों ने इस एयरपोर्ट से सफर किया, यानी हर रोज लगभग 1,09,500 मुसाफिर यहां आए गए। हर रोज 723 विमान उड़ते या उतरते रहे। माल ढुलाई में भी 17% सालाना इजाफा हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक भी 21% बढ़ा। बेंगलुरु एयरपोर्ट देश के 75 शहरों के साथ साथ 30 विदेशी शहरों को भी जोड़ता है। दिल्ली और मुंबई के बाद यह देश का तीसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है।